जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। विशाल लहरों को पूरी ताकत से चीरता हुआ एक भीमकाय एयरक्राफ्ट कैरियर। ढलते सूरज की उस ड्रामेटिक रोशनी में डेक पर एकदम अलर्ट खड़े हमारे नौसैनिक और स्की जंप से आग और धुएं के गुबार के साथ आसमान में उड़ान भरता हुआ एक फाइटर जेट। एकदम किसी हाई ऑक्टेन अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K सिनेमैटिक मास्टरपीस जैसा सीन है ना। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये है भारत का अपना स्वदेशी INS विक्रांत। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इस मेगा मशीन के अंदर चलेंगे और डिकोड करेंगे इसके विशाल पैमाने और इसकी असली रणनीतिक ताकत को। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। विक्रांत की ऐतिहासिक विरासत से लेकर इस तैरते हुए शहर के बनने की कहानी, इसके अंदरूनी ढांचे, इसके खतरनाक कैरियर एयर ग्रुप और रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस तक हम सब कुछ समझेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ कच्चा लोहा और स्टील एक 45,000 टन के ऑपरेशनल मिलिट्री पावर हाउस में बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से। विक्रांत ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारतीय नौसेना के इतिहास में दर्ज एक ऐसी विरासत है जिसने हमारी बुनियाद को मजबूत किया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि ओरिजिनल INS विक्रांत ने अपना लेजेंडरी रुतबा कैसे हासिल किया था। 1957 में ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हर्क्यूलिस को 1961 में INS विक्रांत के रूप में शामिल किया गया था और 1971 का युद्ध तो आपको याद ही होगा, उसमें इसके हवाई हमलों ने जो गेम चेंजर भूमिका निभाई थी वो आज भी पढ़ाई जाती है। 1997 में एक बेहद शानदार सेवा के बाद इसे डीकमीशन कर दिया गया। यहाँ जो बात वाकई में गूज़बम्स देती है वो है इसका संस्कृत मोटो जयेम सम युधिस प्रधाः, मतलब मैं उन्हें नेस्तनाबूद कर देता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ने का साहस करते हैं। ये मोटो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस अदम्य भावना को कैप्चर करता है जो उस पुराने लेजेंड से सीधे इस हाईटेक अवतार में ट्रांसफर हुई है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। आखिर इस फ्लोटिंग सिटी को बनाया कैसे गया? ये स्वदेशी इंजीनियरिंग का कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 26,000 टन। ये कोई मामूली स्टील नहीं है, ये है विशेष DMR वॉरशिप ग्रेड स्टील, जिसे 100% भारत के भीतर ही बोकारो, भिलाई और राउरकेला के स्टील प्लांट्स में तैयार किया गया है। लिटरली अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और सबसे अहम बात, कोचीन शिपयार्ड में बना ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेवी का नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री लगी है। इसके बनने से सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों को काम मिला और हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हुईं। मतलब ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। बाहर से तो हमने इसे समझ लिया, चलिए अब इस लौह दैत्य के अंदर चलते हैं और इसके असली स्केल को करीब से महसूस करते हैं। ये एरियल व्यू देखिए, समंदर के बीचों बीच 262.5 मीटर लंबा जहाज और इसका 12,450 स्क्वायर मीटर का वो विशाल फ्लाइट डेक। ऊपर से देखने पर ही इस इंजीनियरिंग अजूबे के असली आकार का अंदाजा हो जाता है। इसे यूं ही तैरता हुआ शहर नहीं कहा जाता। इसके अंदर 14 अलग अलग डेक हैं, 18 फ्लोर्स हैं और 2,300 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। 28 नॉट की टॉप स्पीड से समंदर का सीना चीरने वाले इस शहर में 1,600 नौसैनिक एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। और इस पूरे शहर को चलाने के लिए पावर कितनी चाहिए? 88 मेगावाट। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इतनी बिजली से 5,000 घरों वाले एक पूरे के पूरे कस्बे को रोशन किया जा सकता है। ये विशाल ऊर्जा इसके प्रोपल्शन और ऑनबोर्ड ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी है। हथियारों से परे इसका अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली आपका दिमाग घुमा देगा। इसमें CT स्कैन और ICU के साथ 16 बेड का फुल फ्लेज्ड अस्पताल है। 3,700 सेंसर्स वाला डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर है। और हाँ, इसका किचन जो रोज 10,000 रोटियां बेल सकता है। ये समंदर के बीचों बीच पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग और आत्मनिर्भर है। चलिए अब डेक के ऊपर चलते हैं और उस चीज की बात करते हैं जो इसे असल मायनों में एक करियर बनाती है, इसका कैरियर एयर ग्रुप और इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यहां आपको स्टोबार सिस्टम समझना होगा, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। बहुत ही शानदार सिस्टम है ये। जेट्स उस खास स्की जंप का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करते हैं और जब मिशन के बाद लौटते हैं तो उन्हें डेक पर मौजूद बेहद मजबूत अरेस्टिंग वायर्स में फंसाकर सुरक्षित रूप से रोका जाता है। फ्लाइट डेक का सारा एक्शन इसी पर टिका है। अब अगर हम इसकी तुलना INS विक्रमादित्य के मैकेनिज्म से करें तो एक बहुत क्रिटिकल डिज़ाइन अपग्रेड नज़र आता है। विक्रमादित्य में बीच में एक एलिवेटर है जिससे एलिवेटर इस्तेमाल करते वक्त फ्लाइट ऑपरेशंस रोकने पड़ते हैं, लेकिन विक्रांत में साइड्स में 30 टन क्षमता वाले 2 विशाल एलिवेटर्स दिए गए हैं।
इसका सीधा फायदा ये है कि फ्लाइट ऑपरेशंस बिना रुके लगातार चलते रह सकते हैं। इस जहाज पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात करने की कैपेसिटी है और ये बेड़ा बहुत ही डायनामिक है। इसमें हवा में वर्चस्व बनाने वाले फाइटर जेट्स से लेकर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन का शिकार करने वाले हंटर्स तक सब शामिल हैं। एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। और इसका फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग है। अभी डेक पर MiG-29K तैनात हैं, लेकिन अप्रैल 2025 की डील के तहत फ्रांस के 26 रफेल मरीन जेट्स यहां आने वाले हैं। साथ ही MH-60R सीहॉक का नया स्क्वाड्रन और भविष्य के हमारे अपने स्वदेशी TEDBF फाइटर्स इस कैरियर की ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। आखिर में बात करते हैं इसके एक्टिव ऑपरेशंस की। कागजों से निकलकर असली समंदर और जियोपॉलिटिक्स में ये मशीन कैसा परफॉर्म कर रही है। 2022 में कमीशन होने के बाद से ही विक्रांत पूरी तरह से एक्शन में है। मल्टीनेशनल मिलन एक्सरसाइज हो, ट्रोपेक्स हो या हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर, इसने हर जगह अपनी पावर प्रोजेक्ट की है। और सिर्फ जंग ही नहीं, हाल ही में MV हीलन स्टार से किया गया एक डीप सी मेडिकल इवैक्यूएशन ये साबित करता है कि ये मशीन मानवीय मदद के लिए भी हमेशा फ्रंटलाइन पर है। और कमिश्निंग के वक्त अपनाया गया भारतीय नौसेना का ये नया ध्वज इस पूरे सफर को एक नया अर्थ देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर से प्रेरित ये निशान औपनिवेशिक इतिहास को पीछे छोड़कर हमारी अपनी समृद्ध समुद्री विरासत की ओर एक बहुत बड़ा और सिंबॉलिक कदम है। तो इस सब को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे ये स्वदेशी मेगा प्रोजेक्ट्स हमारी नौसैनिक ताकत को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तैरते हुए शहर आने वाले वक्त में पूरे ग्लोबल ओशंस के रणनीतिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।